पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय बाजारों में जहां पर आज फर्स्ट हाफ की शुरुआत बढ़िया थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते बैंक्स की वजह से एक हेवी सेल ऑफ इंडेक्स में देखने को मिला और बिल्कुल फ्लैट या फिर कह लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कहीं जाके इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी एडजस्टमेंट के बाद करीब 4-5 अंक ऊपर, सेंसेक्स एडजस्टमेंट के बाद करीब 11-12 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक जो कि लाल निशान में रहा। मेजर कल्प्रिट आज निफ्टी बैंक रहा बाजार की बिकवाली का। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब हैवी वेट जो है बैंक्स के, उनमें सेल ऑफ आया जिसने इंडेक्स को नीचे की तरफ धकेला और दिन के निचले स्तरों पर कहीं जाके इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर तेज़ी ज़बरदस्त थी। आप चाहे मिड कैप देख लीजिए या स्मॉल कैप देख लीजिए, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँचे। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की तेज़ी को आप ऐसे समझिए कि जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें बीएससी पर करीब 2400 शेयर तेज़ी में, जिसके सामने 11-1200 शेयर बिकवाली में, और एनएससी पर करीब 1200-1300 शेयर तेज़ी में, 1800 शेयर तेज़ी में, जिसके सामने करीब 900 और 1100 शेयर बिकवाली में। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। कैश मार्केट के शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी थी और हैवी सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा एफ&ओ के शेयरों में इधर, या फिर इंडेक्स के जो फ्रंट लाइन शेयर थे वहाँ पर, वो भी स्पेशली बैंक्स के अंदर। तो खरीदारी का रुझान वहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था ब्रॉडर मार्केट्स में। स्पेसिफिकली इंफ्रा स्पेस में खरीदारी थी। स्पेसिफिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो सेलेक्टिव सीमेंट स्पेस के अंदर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज पीएसयू बैंक तेज़ी में थे, 0.5% 1% के आसपास पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स चला। प्रेशर में थे ओएमसीज, थोड़ी बहुत बिकवाली वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर में थे आज फार्मा, बाइंग थी आज आईटी में, चाहे फ्रंट लाइन हो या फिर मिड कैप हो, दोनों में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। केमिकल में सेलेक्टिव बाइंग थी, कहीं पर बिकवाली कहीं पर खरीदारी। कल जहां तेज़ी थी वहां पर आज बिकवाली के दौर बनते हुए दिखाई पड़े। जो डाइवर्सिफाइड क्यूएसआर स्पेस है, जैसे कि आप यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लो या फिर जुबिलेंट फूड देख लो, वहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। पेपर स्पेस में सेलेक्टिव बाइंग थी। तो ऐसे कामकाज हो रहा था, लेकिन बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में अभी कामकाज कर रही हैं और स्पेशली कैश मार्केट के अंदर तो ज़्यादा ही आपको दिखाई पड़ेगा। जहां ब्लॉक्स हुए उनका इम्पैक्ट है। मिसाल तौर पर जोमेटो का ब्लॉक था, ब्लॉक के बाद 6% चला। स्कॉट्स आज न्यूज़ फ्लोज के बीच में लगातार तीसरे दिन रात चलता हुआ दिखाई पड़ा, अपने नए ऑल टाइम हाइस पर है। 10% का मूव डिस्पाइट स्टॉक एफ&ओ बैन में। इसके अलावा जुबिलेंट फूड ब्लॉक हुआ, ब्लॉक का इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखने को मिला। 1% का करीब का इक्विटी का ब्लॉक था और शेयर वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी में आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लिकर स्पेस में, सेलेक्टिव स्पेस में खरीदारी थी। रेडिको, ग्लोबस, जीएम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सोम, सब में आज के सत्र में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा जहाँ पर कैश मार्केट रिलेटेड स्टॉक हैं। लेकिन हाँ, मेजरली प्रेशर आज आपको दिखाई पड़ेगा एफ&ओ रिलेटेड स्टॉक में इधर, या फिर निफ्टी बैंक के अंदर जहाँ पर ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बास्केट अभी भी तेज़ी में है, स्पेशली रेलवेज जहाँ पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहले सवाल मेरे पास आए हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं। कहाँ गया वीडियो। ओके, पहला सवाल, आईटीसी में क्या किया जाए। सर आईटीसी 52% या 48% के आसपास का मूव तो स्टॉक ने ऑलरेडी दिया है इस साल में, तो मतलब क्या करने वाली बात तो ऑलरेडी स्टॉक कर चुका है। रही बात क्वालिटी वाइज, तो ऑब्वियसली बात है इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, तो उसमें तो कोई डिनाइल ही नहीं है। बट बड़ा अप मूव आ चुका है। हालांकि वैल्यूएशन वाले भी 24 से 27 के बीच में कहीं काम काज कर रहा है, तो बहुत महंगे वैल्यूएशन तो नहीं है, लेकिन स्टिल बड़ा रनअप आया तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो बने रहेंगे। ऑब्वियसली नीचे के लेवल पे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर उस पर मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊँगा किस तरह से इस पर काम काज करें। बट इट इज़ अ क्वालिटी स्टॉक टू ओन, टू होल्ड, टू कीप। और डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी डिविडेंड अच्छा कंपनी ने पे ऑफ किया था, तो डिविडेंड पे ऑफ्स अपनी जगह पे इसके काफ़ी बेहतरीन है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो इसके हिसाब से आप इसे देख सकते हो, बट ट्रेडर के लिए नहीं है स्टॉक। हाँ, इन्वेस्टमेंट के ज़रूर आप इसको एटलीस्ट देख सकते हो। टेक महिंद्रा में अभी के लिए या 2 ईयर्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। सत्यम जी, आराम से होल्ड कर सकते हो आप 2 ईयर के लिए। देखो, लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे, बहुत वीक थे। राधा स्टॉक में करेक्शन ही बढ़ा था, 7-8% करेक्शन था। और टेलीकॉम मेजर बिजनेस है, लेकिन उसी के साथ साथ मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, जो कि नया बदलाव भी हुआ था कि जिसमें बीएफएसआई स्पेस से इन्फोसिस से मैनेजमेंट ऐड हुआ है और टेलीकॉम की एक्सपोजर को कम करके बीएफएसआई एक्सपोजर बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा
बट लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन होते आईटी की जो मतलब जो टेक महिंद्रा की स्ट्रेंथ है बीएफएसआई में, वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। अभी तक वो नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंपनी टू ओन है, सेक्टर खराब है इसलिए आपको नहीं चलता हुआ दिखाई पड़ रहा, लेकिन समय दीजिए। आईटी में डाउनसाइड तो एटलीस्ट लिमिटेड है, चाहे एचसीएल हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो। ये बहुत टूटेंगे तो नहीं अब यहाँ से, लेकिन चलने की गुंजाइश कितनी है? जब टूटने की गुंजाइश कम है तो चलने की गुंजाइश ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप वेट कर लो, इट्स अ गुड कंपनी। आज रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 5 साल रखो, वो उस समय पे डिसाइड होगा जब उनके नंबर्स आएंगे। लेकिन सो फार इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। इस सिनेरियो में जहाँ सब कुछ बहुत भाग गया है, ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आप अभी जा सकते हो, तो आप देख सकते हो इसलिए। अदरवाइज कोटक महिंद्रा बैंक फॉर नेक्स्ट 10 ईयर इन्वेस्टमेंट व्यू। मिश्रा सर, मतलब इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग यस, इट इज़ अ गुड बैंक टू बैंक ऑन, क्योंकि देखिए 2-3 अच्छी बुरी ट्रिगर हैं। पहला, सक्सेशन प्लान के ऊपर एक कंसर्न उठता है हमेशा कोटक महिंद्रा बैंक के लेकर, लेकिन 10 साल के लिए तो आप जब सोचते हो तो, लेकिन ठीक है, इन प्लेस है। 1, बैंकिंग के मेजर उदय कोटक सर इसके अंदर हैं। 2, बिजनेस अच्छा है, एक्सपैंड भी किया है पिछले 10 साल में, बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड किया उन्होंने, और अभी भी एक्सपैंड कर ही रहा है। बहुत सारे बिजनेस के अंदर है, अभी डीमर्जर हुए नहीं है, तो डीमर्जर होने शुरू होगा तो वो एक और नई स्टोरी अनफोल्ड हो जाएगी। प्लस हु नोज गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग सिचुएशन कैसी बने, बट इंडिया की अगर ग्रोथ स्टोरी बनेगी तो बैंकिंग की स्टोरी बननी चाहिए। और टॉप प्रोमिनेंट बैंक्स में जहाँ पर आज से 10 साल पहले सिर्फ 1 या 2 ही बैंक थे, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इवन या आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, उनमें अब 2 नाम और जुड़ गए। तो अगर ये साइज़ और स्टेचर और बढ़ता है बिजनेस का, तो ये भी बढ़ेगा। आप ये समझ लो, अगर 10% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ती है किसी भी स्टॉक की या कंपनी की, तो 10% का ईपीएस भी बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ेगा 10%, तो स्टॉक प्राइस भी एवरेज 10% बढ़ना ही चाहिए, जो ऑन एन एवरेज कंपनी के साथ होता है। सो ये तो आप ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मान के चल ही सकते हो। रेस्ट आप स्पेक्यूलेटिव होता है कि कितनी चीज़ें और ऐड की, कितनी नए बिजनेसेस में उतर गए, कितना एक्सपेंशन किया, तो उसका 5% प्रीमियम और जुड़ता है। सो 10-15% मिल ही आएगा, आप आराम से बने रहो। 10 साल के लिए बुरा बैंक नहीं है होल्ड करने के लिए। आप अगर जाना चाहते हो टॉप 5 बैंक्स में, तो ये एक उनमें से है, तो आप एंटर कर सकते हो। सर, लॉन्ग टर्म 25 से 30 साल के लिए कुछ शेयर बताएं जिन्होंने हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने बेबी के फ्यूचर के लिए। आईपीएल कैसा है प्रेजेंट टाइम के लिए? आईपीएल प्रीमियर लीग, वो फार्मास्यूटिकल वाला, मजाक कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड वाले की आप बात कर रहे हो शायद। सर देखो, जब आप 20 से 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अब मेरी जानकारी ये कहती है, मेरी समझ ये कहती है कि आप शायद रिटर्न पे फोकस ना करके सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करो। सस्टेनेबिलिटी वो चीज़ होती है कि कौन सी कंपनी 25 साल बाद एग्जिस्ट करेगी। आपको कल एक ट्वीट मैंने किया था, इसमें 1990 से लेके इंडिया की टॉप 10 कंपनियां थी 2023 तक की, यानी कि पिछले 33 साल में। उस टॉप 10 में ऐसे 3-4 नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जो गायब हो गए, जैसे मफतलाल जो एक ज़माने में था, या पेंटा मीडिया जो एक ज़माने में था, सिल्वर लाइन, ये भी एक ज़माने में बड़ी कंपनी थी। तो ये सब पिछले 20 सालों में गायब हो गई है। तो अब बचता है वो ऑप्शन जो कि पिछले 20 साल में रहें या अगले 20 साल में रहें। तो सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? वहाँ है जहाँ पे जो दोज हु आर टू बिग टू फेल। तो टू बिग टू फेल बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, जो खुद गवर्नमेंट बोलती है कि दे आर टू बिग टू फेल। इवन बैंक्स जो लार्जेस्ट टॉप 10 कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, लाइकवाइज आईटीसी, एसबीआई, तो वो नाम, ये टॉप 10 कंपनीज हैं जो इनकी सस्टेनेबिलिटी है, पिछले 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल से है इंडिया में, और ये ग्रो कर रहे हैं विद टाइम। हर तरह के चैलेंज को उन्होंने फेस किया। 2008 की मंदी, आईटी का टर्मोइल, हर्षद मेहता स्कैम्स, इवन दूसरे स्कैम्स, नोटबंदी, वो एंड एवरीथिंग, कोविड, हर चीज़। तो इन तरह के बिजनेस को देखने के बाद, इन तरह की सिचुएशंस को देखने के बाद भी विथस्टैंड किया इन्होंने। तो दे नो कैसे इंडियन इकोनॉमी में इस चेंजेस के बीच में अपने आप को अडाप्ट करना है। तो इस तरह ही कंपनियों को आप चुन सकते हो अपने 20 से 25 साल के होराइजन के लिए। बहुत ज़्यादा अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इतना समझ लो कि जो अभी थोड़ी पहले मैंने ट्वीट किया है कि वो कंपनियां जो इंडिया में ग्रोथ स्टोरी रखती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनका नाम मैंने रेडीमेड डाल दिया है, मिड कैप का भी और लार्ज कैप का भी। अब वहाँ से उठा लो, वो रैंडम अच्छी क्वालिटी कंपनियों की लिस्ट है, उनमें एवरेज रिटर्न भी है। बस वो मत सोचना कि ज़्यादा रिटर्न जिसने दिया वो चलेगा। ज़्यादा रिटर्न जिसने दिया वो ऑलरेडी चला है, जो ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है शायद वो चले, या एवरेज रिटर्न जो दे रहा है वो चले। तो उसमें एवरेज 15, 20, 25% वाली कंपनियाँ बहुत सारी हैं, उनको आप देख सकते हो आराम से जो चलती है। मिड कैप की स्टोरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज कैप की थोड़ी कम होती है, बट लार्ज कैप की
सस्टेनेबिलिटी पीरियड ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए आप पिकअप कर सकते हो उसके हिसाब से। ओके, अब वापस चलते हैं हम कुछ यूट्यूब के सवालों को लेकर। जाकी शेख साहब का सवाल है, सर आई बॉट इट IT stocks 2 years ago, Infosys and Wipro, but still in loss. So I am deciding to purchase some stock of Reliance. So it is good to go or wait? The market is at its peak. So value buy now. शेख साहब देखो, आपने IT में 2 साल पहले खरीदारी की और 2 साल से IT चला नहीं। आपने 2 साल से IT में इसलिए खरीदारी की थी क्योंकि IT उस समय चल रहा था, तो सबकी नज़र में था, सबको लगता था IT का फ्यूचर चलेगा, तो आपने इसलिए खरीदारी कर ली। अब IT वहाँ से नीचे आ गया और बहुत समय से एक रेंज के अंदर है। क्या पता आपको जहाँ पेशेंस आपका ख़त्म हो वहीं से ही IT चलना शुरू हो जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ समय पहले किसी एक फ्रेंड ने जुबिलेंट इनग्रेविया के शेयर लिए थे, वो मुझे सबसे प्रोमिनेंट याद है इसलिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने खरीदारी की थी 700 रुपये, 680 या 700 रुपये की रेंज में। वो चला नहीं, टूटता गया टूटता गया टूटता गया। उन्होंने ख़रीद लिया कुछ सोच के, फिर बहुत समय तक नहीं चला और उनको जब पेशेंस उनका ख़त्म होने लग गया तब वो लेवल आया 400 रुपये के अराउंड। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे लगा कि यार इसमें डाउन साइड लिमिटेड है, आप बने रहो। तो वो 400 रुपये वाला शेयर, मैंने कहा आपको एवरेज करना है आप कर भी सकते हो। तो उन्होंने एवरेज भी कर लिया होगा या नहीं किया, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन 400 रुपये पर अगर एवरेज हुआ होता तो आज जुबिलेंट इनग्रेविया 520 रुपये पहुँच गया है। सो विद टाइम आपका पेशेंस जहाँ लूज़ होने लगता है वहाँ पर आप थोड़ा सा एवरेज कर लो, और क्योंकि दोनों क्वालिटी है, विप्रो भी और इन्फोसिस, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आराम से एवरेज करो। कंपनियां बंद नहीं हो रही है, धंधे चल रहे हैं उनके आज भी, थोड़ा बहुत स्टॉक नहीं चल रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस इज अगेन इज अ बाय, वैल्यू बाय नहीं बोलूँगा, इज अ बाय। वैल्यू बाय सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि बाजार ऑलरेडी नए हाई पर है। वैल्यू बाय के लिए आप जाना चाहते हो तो एक एग्रेसिव वैल्यू बाय हो सकता है यूपीएल, क्योंकि वो निफ्टी का स्टॉक है और अपने साल के लोज के आसपास है, या AB फैशन, ये सब एग्रेसिव वैल्यू बाय इसलिए बोल रहा हूँ, इनमें वैल्यू नहीं है, सब लॉस मेकिंग है, लेकिन एग्रेसिव है। तो आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर बन के यहाँ पे जाना चाहते हो, थोड़ा रिस्क उठा सकते हो, तो आप इनमें जा सकते हो, बट स्टॉप लॉस क्लोज रखना। IT में आप आराम से एवरेज कर सकते हो वन, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो रिस्क लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिला डिविडेंड तो मिलेगा ही। और रही बात रिलायंस की, तो थोड़ा डाउन साइड मिले तो आप आराम से एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर भी, बट पेशेंस रखिए। बाजार में ज़रूरी नहीं है कि 2 साल आपका शेयर नहीं चला तो अगले 2 साल भी नहीं चलेगा, हो सकता है अगले 2 साल वो उतना चल जाए कि पुराना भी सब एवरेज बराबर कर ले। ऐसे बहुत बार हुआ है, एक्चुअल 10 साल नहीं चला, लेकिन अगले 3 साल चला, उसने पिछले 13 साल का रिटर्न प्रोमिनेंटली 25% कर दिया, 3 गुना हो गया उसके बाद वो। तो बहुत होता है ऐसा, बाजार में कई साल तक कोई शेयर नहीं चलता है, सब बराबर कर देता है आगे पीछे का। 15% साल का, 20% साल का रिटर्न एवरेज आएगा, वो आएगा कब आएगा वो आपके पेशेंस पर डिपेंड करता है। सर PVR में 8% प्रॉफिट मिल रहा है, थैंक यू अरूप जी, थैंक यू, होल्ड करिए, अच्छी कंपनी है ये। अनिल जी का सवाल है, सर 2020 में पोर्टफोलियो ट्रिपल टू 60 lakhs, नाउ ओवरकम द फियर दैट 2020 क्रैश एंड अदर ग्लोबल क्वीन लाइक यूक्रेन रशिया, हाउ मार्केट विल बिहेव? वेरी नाइस अनिल जी, बने रहिए। एक ही सलाह दूंगा कि क्योंकि आप लो बेस पे एंटर करके गए हो, तो अपना कैपिटल निकाल लेना, ताकि आपके पास हमेशा पैसा बना रहे किसी और मौके का इस्तेमाल करने के लिए। मौके तो आएंगे, अगर आपको बाज़ार का फॉल, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए मौका है, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए धोखा है। तो अगर वो मौका मिल रहा है आपको, तो उसके लिए पैसा होना ज़रूरी है। तो जहाँ आप कैपिटल आपको अच्छा बन रहा है, अप्रिशिएशन हो गया डबल ट्रिपल कई गुना, तो उसमें कैपिटल निकाल लो, ताकि कैपिटल सेफ रहे, और जिस दिन दोबारा मौका है किसी स्टॉक में या किसी बाज़ार के फॉल में, उसको आप इन कैश कर लो। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लेना। I started my investment journey in 2018, but because of lack of ज्ञान कुछ खराब स्टॉक्स आ गए हैं, PNB, यस बैंक, आइडिया, हाउ टू गेट रीड ऑफ दीज एंड फ्यूचर में ऐसे कोई स्टॉक में ना फंसूँ, गिव एडवाइस। तो सर PNB ख़राब नहीं है, पहली चीज़ चला नहीं है, तो आप उसमें बने रह सकते हो, अच्छी बैंक है, प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। यस बैंक की सिचुएशन ख़राब थी, SBI आ गया है, तो बहुत ख़राब नहीं है, आप उसको बने रहो, बेचना मत एटलीस्ट। अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन वो अब इससे ज़्यादा बुरा और नहीं देख सकता एटलीस्ट। आइडिया है कि इसमें सिचुएशन ख़राब है, एक्चुअल में ख़राब है, कोई भी तेज़ी में निकल जाना। और वो अब सुजलॉन, HCC, ये टाइप की कंपनियां जो आती हैं ना, इनमें हमेशा रहता है, वेस्कॉन और ये सब, जिनके नंबर्स में टर्न अराउंड होप हमेशा रहती है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ टर्न अराउंड नहीं होगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है सुजलॉन में हो जाए, हो सकता है HCC में हो जाए, हो सकता है वेस्कॉन में हो रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसी स्टोरी पहले चलती हैं। अब कैसे इनसे दूर रहें? 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। डेट इज़ ऑलवेज अ पेन, चाहे वो हमारे आपके ऊपर हो पर्सनल लाइफ में, या फिर किसी कंपनी के ऊपर हो। मुनाफे से बड़े डेट अगर कंपनी रेस करती चली जा रही है तो इट्स नॉट अ गुड साइन।
क्योंकि बड़ा डेट होना, बड़ी इंटरेस्ट पेमेंट होना, और वो कंपनी का प्रॉफिट खाता ही जाएगा, खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा। तो कंपनी के लिए डेट होना पहला बड़ा कंसर्न। दूसरा, इक्विटी का बड़ा होना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। वोडाफोन आइडिया की इक्विटी अमंग टॉप 5 में सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर पीएसयू कंपनियों की इक्विटी बड़ी है, लेकिन उनके पास प्रॉफिट है, तो इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके शेयर धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चलते रहते हैं। जैसे आईओसी, जैसे ओएनजीसी, जैसे पीएनबी, आईओबी, ये सब। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां जिनकी इक्विटी भी बड़ी है और प्रॉफिट भी नहीं है, जहां प्रॉफिट नहीं वहां पर आप कभी निवेश मत करिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर की बात अलग है, एनुअल प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, अवॉइड, स्ट्रिक्टली अवॉइड, कितनी अच्छी स्टोरी क्यों ना आ रही हो। क्योंकि स्टोरी अच्छी है तो प्रॉफिट में आ ही जाएगी। जिस दिन प्रॉफिट में आ जाएगी, महंगा लेंगे लेकिन सही लेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए अगर आई है किसी कंपनी में तो अवॉइड करिए। 1-2 क्वार्टर के लिए लॉस आया तो अवॉइड करिए। प्रॉफिट, परमानेंट प्रॉफिट देने वाली कंपनी हमेशा उसके साथ रही है, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो ऑब्वियस बात है, ग्रोइंग कंपनी तभी प्रॉफिट बना रही है, इंटेंशन तो है। प्लस प्रमोटर होल्डिंग हाई होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग अगर लो है तो जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कंपनी में, तो आप क्या कर रहे हैं कंपनी में, इसका भी ध्यान रखिएगा। एंड लास्टली, डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी है। भले ही डिविडेंड थोड़ा सा दे, 1 रुपया दे, 50 पैसा दे, 10 पैसा दे, लेकिन एटलीस्ट डिविडेंड दे रही है। तो ये इंटेंशन क्लियर करता है कि हाँ, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और डिविडेंड ग्रोइंग है। इन सबके एक्सेप्शन अलग अलग, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ बिल्कुल एक मतलब लिखी हुई चीज़ है जो बदल नहीं सकती। इन सब में एक्सेप्शन होते हैं, बट मेजरली आप ये 4-5 चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत हद तक प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़्यादा हल्ला हो, तेज़ी का, बढ़िया खबरों का, व्हाट्सएप ग्रुपों पे आ रहा हो, सबसे पहले उससे निकल जाइए। क्योंकि कोई भी आपको सलाह देने में इंटरेस्टेड नहीं है दुनिया में। क्यों ही होगा, अगर इतनी अच्छी कॉल है तो खुद ही नहीं ले लेगा। तो बेटर यही है कि आप जहाँ सबसे ज़्यादा सलाह चल रही हो उनसे आप दूर रहिए, सबसे सेफ है ये। ओके, EMIL इज़ गुड टू गो। शशांक जी, मेरे ख्याल से 80s में या 90s में जाता तब मैंने यहाँ पर लगा था मुझे कि ले लेना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है उसमें। अब 150 रुपये हो गया, अब क्या आप ढूंढ रहे हो उसमें? चल जाएगा अभी भी, क्योंकि प्रमोटर स्टेक सेल करने वाला है, कभी ना कभी करेगा। 77% होल्डिंग है प्रमोटर की, उसे सेबी का नाम मानने के लिए इक्विटी ब्लॉक लाना ही पड़ेगा। तो जिस भी दिन ब्लॉक आएगा वो दिन तक के लिए तो आप अभी इन्वेस्ट कर ही सकते हो, लेकिन ब्लॉक आया, किस भाव पे आया, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कौन इन्वेस्टर है। लेकिन एक बड़ी हिस्सा जो तेज़ी का है वो निकल चुका है। तो अभी इस स्टोरी को अगर आप लेंगे भी तो 120 रुपये का स्टॉप लॉस आपके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा आपको। Which stock is good to buy at this time? JFSL, M&M and Titan. Depend on your time frame. I'll prefer, अगर ऑर्डर में बोलोगे तो Titan, then comes M&M and then comes JFSL. मैं ही नहीं कह रहा हूँ JFSL कोई ख़राब कंपनी है, बट उसको भी बहुत ग्रो करने में समय लगेगा और बहुत अभी वो भी चल रहे हैं उसमें इक्विटी आउटफ्लोज। टाइटन इज क्लीन बाय। कैरेटलेन का एक्विजिशन मतलब 17,000 करोड़ रुपए की कंपनी आपके अंदर ऑलरेडी है, विच इज़ एक कल्याण ज्वेलर ऑलमोस्ट आपके अंदर ऑलरेडी। तो किसी भी दिन एक डीमर्जर अगर आ गया तो कंपनी अपने आप ही वैल्यू जनरेट कर देगी। नहीं भी करती है तो भी इस तरह का बिजनेस है। 50% ग्रो टाइटन के अंडर में ही कैरेटलेन ने किया है। तो 50% ग्रोथ करने वाली कंपनी का पूरा धंधा अब टाइटन के अंदर आ रहा है। तो आप खुद ही समझ लो उसका बिजनेस क्या होगा। 1 सेकेंड इज M&M, मतलब फ्रॉम 2 व्हीलर टू जाइंट कंटेनर्स ये कंपनी बनाती है एंड इट गुड कंपनी। अच्छे एक्सपेंशन आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट हैं और जीप की डिमांड भी बढ़िया है। जब इसकी इतनी अच्छी है तो 5 सीटर की भी अच्छी होगी, ईवी वाले की। सो इट्स ग्रोइंग कंपनी, आप आराम से बने रह सकते हो। और लास्टली इज JFSL, क्योंकि वहाँ इक्विटी फ्लोज है अभी और प्लस अभी बिजनेस को लेकर थोड़ी चीज़ें होनी बाकी हैं, तो नीचे के दाम पर इट्स अ गुड बैट। तो वैसे तो तीनों ही कंपनियाँ अच्छी हैं, बट ऑर्डर आपके सामने रख दिया है। ओके, थैंक यू शशांक जैनी जी, थैंक यू। वे रूट मोबाइल वर्सेस तानला प्लेटफॉर्म, दोनों ही अवॉइड कर सकते हैं वैसे तो आप, फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो रूट इज़ बेटर। अदानी पोर्ट 765 की 1100 की खरीद है, 765 की 1100 शेयरों की खरीद है, अभी होल्ड कर सकते हैं। 1 मंथ का प्लान है। 1 महीने के लिए सर मैं बाजार नहीं ट्रैक करता, लेकिन अगर आप 1 साल होल्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर होल्ड करो अदानी में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अब कुछ फेसबुक के सवालों पर वापस आते हैं। सर को एक स्मॉल कैप शेयर बताओ जो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सके। सर अगर स्मॉल कैप है तो लॉन्ग टाइम के लिए राघव प्रोडक्टिविटी कंपनी अच्छी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। स्मॉल कैप है, इवन 1000 करोड़ 1200 करोड़ की कंपनी है। कंपनी में बहुत एग्रेसिव ट्रेड इन्वेस्टर्स मतलब लगे हुए हैं सारे। राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी है, रेखा झुंझुनवाला की मतलब हिस्सेदारी है, रार एंटरप्राइजेस की हिस्सेदारी है, दमानी जी की हिस्सेदारी है, सारे बड़े नामों की हिस्सेदारी, आप उसे देख सकते हो। राघव प्रोडक्टिविटी नाम है इसका। इसके अलावा KP एनर्जी ठीक कंपनी है, चल बढ़िया रही है, अच्छे ऑर्डर आने की उम्मीदें हैं यहाँ पर, लेकिन वो आगे चल के मर्जर होना दोनों का, KP एनर्जी KP ग्रीन का,
तो ठीक कंपनी है, ये भी आप एंटर करना चाहो ऐसे भी देख सकते हो। देन स्मॉल कैप हैं सारे, बट अगेन सारी स्टोरीज़ में चीज़ें बदलती हैं नंबर के हिसाब से। तो अगर नंबर ख़राब हुआ तो कल इनको ही बुरा भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए मैं अच्छा और बुरा नहीं समझता हूँ, दोनों के लिए समझता हूँ। जहाँ नंबर नहीं है वहाँ बुराई शुरू हो जाएगी। तो जैसे अब अदानी विलमन के बारे में मैं नहीं बोलता क्योंकि उसके नंबर्स नहीं हैं सही। अगर क्वार्टर 2 क्वार्टर में नंबर ख़राब आ गए तो मैं उसको सेल भी बोल दूंगा, मतलब बेचने की राय भी दे दूंगा, क्योंकि जहाँ नंबर नहीं है वो नंबर नहीं है। ऑब्वियस बात है, जब तुम डिलीवर नहीं करोगे तो क्लास के कितने भी अच्छे बच्चे क्यों ना हो, थोड़े ना उसको पसंद किया जाएगा। तो लाइक वाइज परफॉर्मेंस इज़ एवरीथिंग। आपका प्रॉफिट नहीं तो आप किसी काम के नहीं। ओके, लॉन्ग टर्म फॉर बेयर। बेयर वैसे तो सर कंपनी अच्छी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, जर्मन बेस्ड कंपनी है और बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है, अच्छी कंपनी है। बट ये एग्रो केमिकल स्पेस चलता नहीं है ज़्यादा, तो आप होल्ड तो करो। ये इक्विटी छोटी है तो उसमें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आराम से चलता है। बने रहो, कोई ऐसा रिस्क बहुत है नहीं इसमें, और कोई फॉल मिल जाए तो थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हो। तो ये पीआई कंपनी ठीक है, आप इनमें बने रह सकते हो, अच्छी स्टोरी है इनके अंदर। व्यू ऑन हैप्पीएस्ट माइंड 20 शेयर 1144, कैन आई एवरेज मोर? हाँ, यू कैन एवरेज मोर दुर्गेश जी। एंड सतलुज इज अगेन, टेक्सटाइल इज ऑल सीजनल, तो थोड़ा तेज़ी मिले, मोमेंटम मिले तो आप कॉल लेना, उसी के हिसाब का स्टॉक है ये। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। बहुत सारे सवाल आते इसलिए नहीं जवाब दे पाता कई बारी। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर सवाल रोज़ 3:30 बजे पूछ सकते हैं। और आप सबको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।